जय हिंद। हम ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हाइजीन क्या है, और सोसाइटी का जो कुछ मिथ है ना हाइजीन के बारे में, उसी के बारे में भी थोड़ा चर्चा कि अगर ज़्यादा हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये डेंजरस कैसे है, उसी के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर आगे जाके हम ये चर्चा करेंगे अगर हाइजीन ना मेंटेन किया जाए तो क्या दिक्कत है, अगर मेंटेन किया जाए तो वो किस लेवल तक किया जाए, उसी के बारे में भी थोड़ा। पहला स्लाइड में बस ये बता दूँ, ये हमारा जो स्किन है ना, स्किन के ऊपर एक पतला सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ, इसी को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो दिखते नहीं आँख से, पर यहाँ पे ये है, इनका काम क्या है पता है क्या? जो एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है ये आके यहीं पे सेटल ना हो जाए, तो ये पतला सा लेयर फॉर्म करते हैं ताकि ये बाहर वाला जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे आके सेटल ना हो जाए। और ये कुछ एंजाइम वगैरह भी सीक्रेट करते हैं कभी कभी, ताकि वो बैक्टीरिया बाहर वाला जो है वो किल हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। और ये कुछ ब्रांड है जो कि प्रमोट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है हाइजीन मेंटेन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये ख़राब नहीं है, ये ठीक है, पर इसका भी एक लेवल होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये अनडिजायर्ड केमिकल्स, मतलब ये हो सकता है कि किसी किसी का स्किन में ना जाए, तो इसीलिए इसी को यूज़ करना बुरी बात नहीं है, पर इसको एक लेवल के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। ये कुछ नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया, देख लेना। ओके, और ये कुछ मिथ के बारे में देखो। मैं ये स्लाइड में ना मैं बस आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या है, पहला पहला जब नया बच्चा पैदा होता है ना, वो बोलते हैं कि किसी को मत दो, ताकि क्योंकि उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा जॉर्म एक्सपोजर होने के बाद। अरे भाई, मेरे को बस ये बता दो, अगर ये जॉर्म एक्सपोजर नहीं होगा तो उसी का जो इम्यूनिटी है वो डेवलप कैसे होंगे? मतलब ये बाहर वाला जो बैक्टीरिया है उसी को पहचानेंगे कैसे? अगर ये नहीं पहचानेंगे तो उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप होगा? तो उसी हिसाब से जो नया बच्चा पैदा होता है ना, उनको मिट्टी में छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो डेवलप हो जाए और इनका जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाए। तो जॉर्म एक्सपोजर करना नया बच्चा को ये ठीक है, और क्योंकि ये इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। ओके, और हमारा जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, मतलब इम्यून सिस्टम है, हमारा जो एडोप्टिव इम्यूनिटी है वो बूस्ट होता है इससे। ओके, और जो बैलेंस्ड माइक्रोबायोम है, मतलब ये सोसाइटी में, हम इस सोसाइटी में रहते हैं ना, हमारा जो यहीं का जो माइक्रोबायोम है इसी को हम पहचानते हैं। मतलब देखो, मैं आपको और एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। कोई भी बच्चा ना नॉर्थ नॉर्थ का कोई भी, मतलब ये इंडिया का नॉर्थ का कोई भी आके साउथ में अगर सेटल होना चाहिए तो उसी को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है और वहाँ का जो माइक्रोबायोम है, उसी को बॉडी का, मतलब बॉडी उसको पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है उसी को। उसी हिसाब से फिर उसका जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। अगर एक बार इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो फिर कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो डेवलप होने तक उसी को कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बट एक बार डेवलप हो गया तो फिर ये चलता रहेगा, मतलब जब तक आप वहीं से नहीं जाएंगे। ओके, ये बैलेंस्ड मतलब माइक्रोब्स को बैलेंस्ड वे में चलाना को बैलेंस्ड माइक्रोबायोम बोलते हैं। मतलब ज़्यादा भी जो अनडिजायर्ड केमिकल है उसी को यूज़ ना करना, और मतलब ना करना भी गलत है, और उसको ज़्यादा यूज़ करना भी गलत है। ओके, तो उसी हिसाब से आगे चलें। और आज का डेट में सबसे बड़ा मतलब पॉइंट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये क्यों है पता है क्या? आपका तबीयत ख़राब हुआ, ओके, आप सीधा मार्केट में जाते हैं, आपको तो कुछ गिना चुना एंटीबायोटिक्स के बारे में पता होगा। एक तो है एमोक्सिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, ये कुछ गिना चुना है। तो आप फिर वो लाया और 2-4 दिन बस यूज़ किए, फिर उसको छोड़ दिए। और ये छोड़ने के बाद ना, मतलब इसी का जो टोटल कोर्स था, मतलब अगर चार एंटीबायोटिक आपने लिए तो मतलब बैक्टीरिया पूरा किल हो जाता। पर आपने क्या करता है ना, कभी कभी बस 3 ले लिया, अरे मेरा तबीयत तो ठीक हो गया, और लेने का क्या ज़रूरत है, छोड़ देते हैं। ये छोड़ने से क्या होता है पता है क्या? बैक्टीरिया का खुद का जो जीनोम है, मतलब उसका जो डीएनए है वो डेवलप हो जाता है। मतलब वो इसी हिसाब से उनका जो सस्टेनेबिलिटी है उसी को बढ़ा देते हैं। मतलब बैक्टीरिया उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ा देता है, ताकि वो तो सप्रेस हो गया। अगर आपने 4 के प्लेस में आपने 3 बस मेडिसिन लिए, ओके, ये सप्रेस हो गया पर किल तो हुआ नहीं, ये फिर से डेवलप, मतलब फिर से ये मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो फिर आपको बुखार वगैरह आएगा, फिर से आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, और उसी जगह पे 3 पे जगह पे 5 लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से, और ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण ना आजकल, पहले ज़माने में बहुत कम एंटीबायोटिक्स था, तो आज के ज़माने में कितना एंटीबायोटिक्स है।
और अभी तो जनरेशन आ गया, मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, तो उसी हिसाब से। और अभी तो फिलहाल शायद फोर्थ जनरेशन चल रहा है। ओके, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ऑल्सो बैड फॉर आवर हेल्थ। ओके, और इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया भी उसी वजह से होता है, क्योंकि 4 की जगह पे आप 3 ले लिए, तो बैक्टीरिया सप्रेस हो गया पर किल हुआ नहीं, और उसका जो इम्यून सिस्टम है, मतलब उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो डेवलप हो गया, उसका जो जीनोम है वो एडवांस हो गया। कुछ हो सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाए, तो उस हिसाब से वो इवॉल्व हो गया, और इवॉल्व हो गया तो फिर वो ज़्यादा पैथोजेनिक हो जाएगा। ओके, और इसी की वजह से जो डॉक्टर वगैरह है ना, उनका चैलेंजेस भी बढ़ता है, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करने में कि आपका तबीयत किस वजह से ख़राब होता है। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, फिर ये एंटीबायोटिक ले लो, ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हुआ नहीं, फिर आपको कुछ दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरा एंटीबायोटिक लो, तो उसी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे घटता जाएगा, और बैक्टीरिया का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चैलेंजेस भी आता है आपके लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि आपको तो डॉक्टर ट्रीट करता है ना, उसी हिसाब से। ओके, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सेकंड स्लाइड में कि बहुत सारा प्रोडक्ट जो मतलब ब्रांड है वो प्रमोट कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट। ये हालांकि ये ख़राब नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, ये बहुत अनडिजायर्ड केमिकल है, ये हार्श केमिकल है जो कि आपको हो सकता है कि आपका जो स्किन में ना प्रॉब्लम कर सकता है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका घर का मतलब घर को साफ़ करना है ना, पानी इनफ है, पानी में सारा बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं जा पाएंगे, पर जितना भी रहेंगे ना वो हो सकता है कि उसी जगह पर नॉर्मल माइक्रोबायोटा हो सकता है। ओके, तो मेरे हिसाब से पानी अच्छा है साफ़ रखने के लिए, पर हाँ ये है कि अगर कहीं पे डाई वगैरह आ जाए तो वहीं पे थोड़ा सॉप का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे पानी पानी में काम नहीं चलेगा उसी हिसाब से। तो सॉप भी एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, हालांकि उतना नहीं करता, पर फिर भी ये ठीक है। पर कभी कभी उसका भी ओवर यूज़ करने से ना आपका डिसरप्ट, आप अभी सुने होंगे कि मिट्टी का थेरेपी अभी चल रहा है ना, सॉइल थेरेपी, जिसमें आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो जो डिसरप्ट हो जाता है ना, वो उसी में फिर आ जाएंगे। जैसे कि आप रामदेव बाबा के बारे में पता होगा ना, वो सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब पूरा बॉडी में सॉइल लगा देते हैं ताकि उनका जो बॉडी है वो ख़राब ना हो जाए। फिर और सोप की वजह से उनका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा डिसरप्ट मतलब भेज जाते थे वो फिर ना हो, तो उसी हिसाब से। और उसकी वजह से ना अगर आप सोप ज़्यादा यूज़ किए और हार्श केमिकल ज़्यादा यूज़ किए, तो बैक्टीरिया भी तो उसी हिसाब से वो भी तो इवॉल्व होंगे ना। अगर वो इवॉल्व होंगे फिर एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपको पता है ना कितना प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जितना भी यूज़ कर लो ये केमिकल वगैरह वो जाएंगे ही नहीं। अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर तुम्हारा ही दिक्कत है। तो उस हिसाब से माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ता है, वही केमिकल की वजह से। अगर आपको ठीक करना है तो पानी इनफ है। ओके, आगे चलते हैं। आजकल ये हाइपोथेसिस बड़ा चलते आ रहे हैं, जैसे कि हाइजीन हाइपोथेसिस एंड एलर्जीज। एक्चुअली देखो, बोलते हैं कि उनको माइक्रोब्स को एक्सपोज ना करो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा। भाई मेरे को ये बता दो, अगर आपने एक्सपोजर रिड्यूस किया तो उनका जो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे पहचानेंगे माइक्रोब्स को। अगर वो नहीं पहचान पाएंगे तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व होगा। अगर वो इवॉल्व नहीं हो पाएगा फिर उनका जो एलर्जीज है ना वो फिर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि पोलन वगैरह आया, वो उनको पूरा सर्दी, रेडनेस आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा बॉडी में। मतलब हर तरह का, अगर आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो है ना, आपको हर तरह का डिजीज़ अटैक करेंगे और बैक्टीरिया भी अटैक करेंगे, जिसकी वजह से आपका डिजीज़ हो सकता है। ओके, तो आपको अगर इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है तो आपको एक्सपोजर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और आपको हार्श केमिकल का यूज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। और उसी के प्लेस में आप पानी यूज़ कर सकते हैं उस साफ़ करने के लिए। जैसे कि आपको हाथ साफ़ करना है, अरे चलो थोड़ा सोप में यूज़ कर लेते हैं, मतलब हैंड वॉश यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी जो केमिकल्स वगैरह। देखो पानी में भी तो वो साफ़ हो सकता है ना भाई। ओके, तो उस हिसाब से पानी में साफ़ कर लीजिए ना। पहले ज़माने में जैसे कि आपको 10 साल पहले किसने यूज़ करा था हैंड वॉश, बॉडी वॉश, फिर कौन यूज़ करता था? बस सॉइल ही था। मैं आपको बता दूं, हमारे जो दादी माँ थे ना, वो बर्तन साफ़ करने के लिए राख वगैरह यूज़ करते थे। आजकल तो कितना कितना केमिकल आ गया है। वो आपका हाथ, आपको ये भी, आपको कोई अगर हर दिन यूज़ करता है ना वो केमिकल्स वगैरह, उनको पता भी चला होगा, उनका हाथ में कुछ तो जैसा स्क्रैचेस वगैरह हो जाता होगा, क्योंकि वो भी केमिकल्स ही है ना। हाँ, हालांकि ये माइल्ड है पर है वो केमिकल। अगर आप केमिकल के एक्सपोज हुए तो आपको हो सकता है कि आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो डिसबायोसिस हो जाए, मतलब उसी जगह पे चले जाएं, फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया आके वहीं पे सेटल हो जाएंगे।
अगर सेटल हो गए तो फिर आपको स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। देखो, हैंड वॉशिंग रेगुलरली सही बात है, पर पानी में ज़्यादा आप केमिकल्स वगैरह यूज़ ना करें। क्लीननेसनेस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, पर विदाउट केमिकल्स। और इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, मतलब आप यूज़ करना चाहें तो बहुत कम अमाउंट में। जैसे कि आप एक हफ्ते में कितना 7 बार लगा लेते हैं ना, मतलब सोप वगैरह, तो आपको एक दिन पे लगाने में मतलब एक दिन आप सोप यूज़ किए, साबुन वगैरह यूज़ किए, तो कितना माइक्रोब्स बह के जा रहे हैं। बस आपका जो सॉल्ट है आपका बॉडी के, मतलब स्वेट वगैरह जो होता है वो सॉल्ट निकालने के लिए, वो तो पानी में भी हो जाता है ना। ओके, तो आप ज़्यादा पानी यूज़ करें, और माइक्रोबायोम को सपोर्ट करना, जैसे कि हार्श केमिकल को यूज़ कम करना, ताकि आपका जो माइक्रोबायोम है वो मेंटेन होकर रहे, और आप हेल्दी माइक्रोब्स को मेंटेन करके रखें। तो उसी हिसाब से आप बैलेंस्ड वे में आपका माइक्रोब्स को चलाना, यही ये पॉइंट्स है, ये 3। ओके, आगे चलते हैं। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हाइजीन फॉर बेटर हेल्थ। हाइजीन मेंटेन करना बुरी बात नहीं है। जैसे कि आप अगर खाना वगैरह खा रहे हैं ना, हाथ, कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो हाथ धोते नहीं फिर खा लेते हैं। उसके वजह से क्या होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो तो आपका हाथ में लगे रहेंगे ना, फिर वो मुंह के वजह मतलब मुंह से फिर आपका इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहीं पे सेटल हो जाएंगे, और आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो हाइजीन मेंटेन करना, हाथ धो के खाना है। अगर कोई भी खाना पकाना है वो अच्छे से अच्छे ढंग से पकाना है, ताकि मतलब उतना बुरी जगह पे नहीं बनाना है, क्योंकि वहीं पे कंटामिनेशन आ जाए। जैसे कि रोड जो होता है उसी के बाजू में खाना बनाते हैं, फिर उसी को हम खा जाते हैं, रोड स्ट्रीट फूड। तो ये तो सबसे गंदा वाला मतलब सबसे गंदा वाला चीज़ है ना। तो हाइजीन मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। फिर बैलेंस्ड माइक्रोबायोम इन ए सेंस कि आपका जो माइक्रोबायोम है उसी को मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा केमिकल यूज़ ना करना, और रिड्यूस एलर्जीज, क्योंकि आपको फिर एक्सपोज होना है बाहर, ताकि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। और रिड्यूस एंटीबायोटिक यूज़, आप बिना डॉक्टर कहे बिना आप एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, वो भी तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीबायोटिक यूज़ सही ढंग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, ये आज का डेट में बढ़ते जा रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते कोई भी आम आदमी को पूछ लो कि भाई मेरे को जुकाम हो गया, क्या करूं? अरे एंटीबायोटिक ले लेना, वो वाला एंटीबायोटिक ले ले, अमोक्सिलिन ले ले। मतलब इतना फ्रिक्वेंट हो गया है, जैसे कि आप कुछ भी आपका जुकाम वगैरह हो गया, ठीक है चलो एंटीबायोटिक ले ले। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना आपका जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। और ये बढ़ा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जितना एंटीबायोटिक ले लो आपका बॉडी में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉडी का जो माइक्रोब्स है ना वो रेजिस्टेंस हो गए हैं और वो इवॉल्व हो गए हैं। अगर ये इवॉल्व हो गए तो कितना भी इसमें एंटीबायोटिक डाल दो वो काम ही नहीं करेंगे। ओके, तो उस हिसाब से आप हाइजीन को एक ढंग से मेंटेन करना है, बैलेंस्ड माइक्रोबायोम मेंटेन करना है, ताकि आपका जो एलर्जीज है वो रिड्यूस हो जाए, और एंटीबायोटिक यूज़ थोड़ा कम करना है। ये हमारा मेन मकसद है कि आप हाइजीन के बारे में एक, ये पूरा चैप्टर में ना हमारा मेन मकसद ये था कि आपको हाइजीन के बारे में समझाऊं, और जो केमिकल्स वगैरह है उसी के बारे में समझाऊं, और आज का डेट में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वो कैसे बढ़ता जा रहा है उसी के बारे में आपको बताऊं, वही है।